आज से एक नए तरह से कोशिश कर रहा हूँ मैं शुरू करने का। छोटा सा चैनल है अपना। संसाधन कम है मेरे पास, बोर्ड नहीं है या अलग अलग चीज़ें नहीं है पढ़ाने के लिए, लेकिन पढ़ाना तो था ही। पढ़ाना था, ये ज़िद है, पढ़ाना तो है ही। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको कोचिंग नहीं मिल पाती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरी जो भी पढ़ाऊँगा वही होता है, वही से पूछा जाएगा, लेकिन स्पून फीडिंग मुझे पसंद नहीं आता। स्पून फीडिंग का मतलब चम्मच लेके बच्चों को खिला देना, ये चीज़ सही नहीं लगता। मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा। किस किस सब्जेक्ट का पढ़ाऊँगा? पॉलिटी पढ़ाऊँगा मैं, पॉलिटी के बहुत सारे, हिस्ट्री के पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी के पढ़ाऊँगा, इकोनॉमिक्स के मैं 7 लेक्चर ऐसे ही करके ले चुका हूँ, जो 7 बहुत पसंद किया था लोगों ने। आप उसको जाके देख सकते इकोनॉमिक्स के लेक्चर में। ढंग से पढ़ाऊँगा, इस तरह से पढ़ाऊँगा कि पहली बार आपको लगेगा कि हाँ, पॉलिटी आपको छू के थोड़ा सा गुजरा है बगल से। कौन कौन से टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर। तो बहुत ही अच्छे लेक्चर दूंगा, जिसके बाद आपको मैं क्या दूंगा, मैं आपको दूंगा कि किस किस चैप्टर को पढ़ के आना है आपको। जब आप उस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फैक्ट सहित और कॉन्सेप्ट सहित कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बहुत दिन पहले से बोल रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को कि एनसीईआरटी आप पढ़िए, लेकिन दिक्कत आती है, मुझे पता है। मैं भी जब पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहा था तो मुझे भी दिक्कत आ रही थी, आपको भी आ रही होगी। एनसीईआरटी के कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है ना। तो मैं क्या करूँगा ना कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँगा, इसी पर कॉपी पर ही लिख के समझा दूँगा। जो चीज़ है मेरे पास मैं उसी में समझा दूँगा आपको। और आपको फिर क्या करना है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं। इतना ध्यान रखिएगा, जो मैं लेक्चर लूँगा वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। कौन कौन सी चीज़ें मैं पॉलिटी में पढ़ाऊँगा? संविधान क्या है, इसकी समझ जब तक नहीं बनेगी, शासन क्या होता है, तब तक आप संविधान को नहीं समझ सकते हैं। संविधान क्या होता है, किस तरह से इसका निर्माण हुआ, क्या क्या इसकी खासियत है, क्या क्या इसके अवगुण है, दुर्गुण है, क्यों जो भी है सब पढ़ेंगे हम लोग। सरकार, स्रोत, दर्शन पढ़ेंगे। नागरिकता का थोड़ा बहुत दिखा दूंगा मैं। नागरिकता वैसे रटने की चीज़ है तो आप पढ़ सकते हैं इसको। संघवाद की अवधारणा से बराबर सवाल पूछे जाते हैं, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। मूल अधिकार में डिटेल पढ़ाऊँगा, इससे आपका हर साल क्वेश्चन बनता है। बीपीएससी के GS1 GS2 की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें संशोधन कब कब हुए हैं, वाद विवाद, ये सब पढ़ाऊँगा। DPSP, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका, संविधान में संशोधन, आपातकालीन उपबंध, पंचायती राज। इतना कॉन्सेप्ट अगर आपने पॉलिटी का समझ लिया ना। गवर्नेंस किसका क्या पढ़ते हैं हम लोग, गवर्नेंस हम लोग पढ़ते हैं, राज व्यवस्था पढ़ते हैं हम लोग। तो अगर आपने इतना समझ लिया ना तो ये बेसिक होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट को रिवाइज करते जाना। फैक्ट रिवाइज करने से क्या होता है, प्री में भी आपका काम आएगा और मेंस के आंसर राइटिंग में भी काम आएगा आपको। तो शुरू करते हैं, कहाँ से पढ़ना। संविधान क्या होता है, सबसे पहले इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे, क्योंकि संविधान जो है और इसका निर्माण कैसे हुआ था ये मैं आपको किसी दिन फैक्ट में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। सबसे पहले देखेंगे कि संविधान क्या होता है, कैसे होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी हमें और कितनी बड़ी चीज़ है ये हमारे लिए। ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी हो सके, जिनको पसंद आए। क्या हो जाएगा अगर उनको मदद मिल जाती है तो। संविधान क्या होता है, देखो संविधान का निर्माण ना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी घटना थी हमारे लिए। आप पूछ सकते हैं कि क्यों थी इतनी बड़ी। जब से भारत भूमि पर इंसान का वास शुरू हुआ, उसके बाद से रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, कानून का शासन जो था ना, कानून का शासन, ये किस पर आधारित था, ये विभेद पर आधारित था। विभेद का मतलब क्या होता है, विभेद का मतलब होता है, जब भी आप देखोगे, आप चले ऋग्वैदिक काल में ही क्यों न चले जाएं, आपको क्या दिखेगा कि थोड़ा सा विभेद था। जैसे उच्च वर्ण जो होते थे, जैसे ब्राह्मण होते थे, उच्च वर्ण के जो लोग होते थे ब्राह्मण, उच्च वर्ण का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो होते थे, इनके लिए कानून अलग होती थी और शूद्र के लिए कानून अलग होता था। उसमें भी खास तौर से ब्राह्मणों को क्या दिया जाता था, वर्चस्व हासिल था कानून के निर्माण पर भी, और कानून में उन पर अप्लाई भी कम चीज़ें होती थी। जैसे अगर आप मनुस्मृति पढ़ेंगे, जिसको अम्बेडकर जी ने जलाया था, तो क्यों जलाया था उसको, इसी आधार पर जलाया था क्योंकि उसमें जातिगत जो भेदभाव था ना, जातिगत भेदभाव या महिलाओं से जुड़े हुए जो विवाद थे, महिलाओं से जुड़े हुए जो प्रावधान थे, वो पूर्ण रूपेण किसी रूढ़िवादी मानसिकता की उपज मानी जाती थी, ऐसा उनका मानना था। तो इसलिए संविधान का निर्माण जो है वो पूरे भारत के इतिहास का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
संविधान के निर्माण से पहले भारत में किस तरह का शासन चलता था? मैं बात कर रहा हूँ जो मुग़ल पीरियड था। मुग़ल में क्या चलता था? शरिया चलता था, इस्लामिक लॉ जिसको कहा जाता है। उससे पहले क्या चलता था? हम लोगों में अगर देखें तो स्मृतियाँ कहा जाता है उसको। कौन कौन से होते हैं? जैसे मनु स्मृति होता है, उसके बाद से याज्ञवल्क्य की स्मृति थी, उसके बाद से मिताक्षरा, दैभाग, ये सब क्या है? कानून की पुस्तकें थी जिसके आधार पर शासन चलता था भारत में। लेकिन सारे कानून की पुस्तकों में एक चीज़ ज़रूर था कि विभेदीकृत न्याय प्रणाली थी अपने यहाँ। विभेदीकृत का मतलब शासन करने का कुलीन वर्ग जो होगा उसको भी कम दंड मिलता था, ब्राह्मणों को भी कम दंड मिलता था, और उच्च वर्ण को कम दंड मिलता था, नीचे के वर्णों को अधिक दंड मिलता था। तो ये क्या था? ये विभेदीकृत आधारित एक दंड प्रणाली अपने यहाँ प्रचलित थी। अब आते हैं कि संविधान की इंसान को ही ज़रूरत क्यों पड़ी? किसी भी देश में जब संविधान का निर्माण हुआ सबसे पहली बार तो क्यों हुआ, और संवैधानिक शासन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले के युग में चलते हैं, जब जात किस चीज़ पर आधारित था? जब जनजातीय थे हम लोग, कबीला पर आधारित शासन व्यवस्था थी अपने यहाँ। ऋग्वैदिक काल में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे अतिरेक उत्पादन शुरू हुआ, अतिरेक उत्पादन का मतलब जब आप आते हो किस युग में कि मैं बात कर रहा हूँ, नवपाषाण युग में जब हम आते हैं तो क्या शुरू होता है? खेती शुरू हो जाती। खेती के बाद क्या होता है? उत्पादन बढ़ता है। ध्यानपूर्वक सुनते जाना, इतना बारीकी से कोई भी नहीं समझाते हैं। उत्पादन बढ़ने से क्या होगा? विभेद क्रिएट होता है। कुछ वो लोग अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे। इसी में क्या होता है? एक नेता बनते हैं। नेता यानी कि एक लीडर होगा, उस कबीले का सरदार होता है। सरदार क्या करेगा? वहाँ पर शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने की कोशिश करेगा। तो ऋग्वेद में आप सभा समिति पढ़ते हो, छोटे छोटे होते थे, जिसमें क्या होता था? लोग आपस में मिलकर, कबीलाई समाज में आज भी समानता बहुत ज़्यादा होता है, उस समय भी समानता था। भले ही कोई सरदार है, लेकिन इसको कौन चुनते थे? तो वहाँ के लोग चुनते थे। अस्थाई सेना नहीं होती थी, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो यही व्यवस्था बहुत सारे दिनों तक चलती रही। बाद में फिर स्मृति ग्रंथ आने लग गए, धार्मिक ग्रंथ आने लग गए, इस्लामिक लॉ आ गए। फिर बाद में फिर अंग्रेज जब आए तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों की सबसे बड़ी देन अगर भारत में है तो यही है कि उन्होंने 1773 में भारत में क्या किया? पहली बार संसद में पारित कानून, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है बंधुओं? रेगुलेट करने के लिए लाया गया था, किसी के ऊपर रेगुलेशन को लागू करने के लिए लाया गया था। किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर लागू करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनाया गया ब्रिटिश संसद में। क्यों बनाया गया था? आप लोग जानते हैं कि 1764 में, कहीं डेट ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, 1764 बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद लगभग में पूरी वर्चस्व हासिल कर लेता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बंगाल के पृष्ठभूमि पर। उसके बाद से क्या होता है? वहाँ पर कंपनी अपना शासन स्थापित कर लेती है, और बंगाल जैसे समृद्ध प्रांत में होते हुए भी कंपनी किस में चली जाती है? नुकसान में चली जाती है। जब कंपनी नुकसान में जाती है तो ये लंदन की सरकार को बोलती है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, लोन दीजिए हमें। तो लंदन की सरकार इनको बोलती है कि एक बात बताओ, तुम्हारे पास सोने की चिड़ियाँ हैं, फिर भी तुम नुकसान में चल रहे हो, क्यों? क्योंकि कंपनी में क्या चल रहा था? बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया था। तो इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन सा चीज़ लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आज आपको कहानी जैसे जब मैं पढ़ाऊंगा ना, संविधान का निर्माण और इतिहास, देखो हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों जुड़े हुए चीज़ें हैं, दोनों को अलग करके कभी नहीं देखना चाहिए। तो 1773 का एक्ट बनाया गया, जिसमें क्या बोला गया था कि जो कंपनी है अब उस पर हमारा थोड़ा सा वर्चस्व हासिल हो जाएगा। बंगाल के गवर्नर जो वहाँ का था, बंगाल का गवर्नर, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। और उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से ये हुआ कि बम्बई और जो मद्रास प्रांत थे वो भी उसके अधीन धीरे धीरे करनी शुरू कर दी गई। इससे क्या हुआ? एक एक्ट बनकर आया पहली बार भारत में। 1773 के एक्ट के प्रावधान को आपको खुद से पढ़ना है, मैं हिस्ट्री में उसको पढ़ाऊँगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। एक्ट बनने से क्या हुआ? पहली बार भारत की भूमि पर कोई ऐसा कानून बना जिसमें सबके लिए कानून समान था, समानता स्थापित की गई थी इस कानून के द्वारा। भले ही वो हमारे शोषण के लिए लाया गया हो, लेकिन यहीं से शुरू होता है भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया।
1773 एक्ट को आपको कहाँ से पढ़ना है? लक्ष्मीकांत की आप बुक खोलेंगे, वहाँ से जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, कुछ भी खास उसमें नहीं है। तो संविधान का निर्माण यहाँ से शुरू होता है। संविधान का स्रोत जो होता है, बहुत सारे एक्ट को माना जाता है। 1773 का एक्ट, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, उसके बाद से धीरे धीरे एक्ट आते जाते हैं। 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट आता है, फिर 1853, फिर 1861, 1858, फिर 1861, फिर 1892, 1909, 1919, 1935। उसके बाद से संविधान का निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा की बात की जाती है, संविधान सभा के गठन की बात की जाती है। संविधान के निर्माण की ज़रूरत इसलिए पड़ी, शुरुआत में कहीं भी लॉ की बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि बिना लॉ के जो इंसान होते हैं वो झुंड के समान हो जाते हैं। बहुत सारे दार्शनिकों का ऐसा कथन है, मैं आपको कथन तो नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँगा। अब आते हैं कि संविधान जो होता है वो करता क्या है। उससे भी पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि संविधान करता क्या है। पहले ये तो बताओ कि संविधान होता क्या है गुरु, संविधान क्या होता है। अगर डिफिनेशन कोई आपसे पूछो तो क्या बोलोगे आप कि संविधान जो होता है वो लिखित और अलिखित नियमों कानूनों का संग्रह होता है। सामान्य भाषा की मैं बात कर रहा हूं। लिखित और अलिखित नियम दोनों शामिल होते हैं। जिस किसी भी संविधान में 51% से अधिक हिस्सा जो है वो अगर लिखित है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि इस देश का संविधान जो है वो लिखित संविधान है। जैसे एग्जाम्पल कौन सा हो गया इसमें लिखित संविधान का? अपना भारत देश हो गया, यूएसए हो गया। जब भी संविधान हम पढ़ते हैं तो दूसरे देशों को कंपेयर करके पढ़ते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारे जैसी शासन व्यवस्था कहाँ कहाँ पर है और दुनिया में शासन व्यवस्था की प्रणाली क्या क्या होती है, उस पर भी अभी हम लोग आएंगे। और जहाँ पर 51% से कम हिस्सा जो है वो लिखित होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो अलिखित संविधान वाले देश कहलाते हैं। अलिखित संविधान वाले देश, जहाँ पर पूरा संविधान लिखित नहीं है। जैसे कौन सा हो गया? ब्रिटेन आपका इस देश का एग्जाम्पल हो गया। संविधान की परिभाषा समझ में आ गई होगी, इतना लगभग समझ में आ गया होगा संविधान क्या है क्या नहीं है। इसकी और अच्छी परिभाषा आने वाले दिनों में आपको PDF फॉर्मेट में उपलब्ध करवा दूंगा। अब आते हैं कि संविधान की जो शासन स्थापित करने की प्रक्रिया हुई, तो शासन व्यवस्था होता क्या है। बाहुबली मूवी याद करो, जिसमें वो क्या बोलती हैं उनकी माता कि वचन ही है शासन टाइप की बात करती हैं। वचन ही शासन है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है निरंकुश। निरंकुशता कहा जाता है इसको। निरंकुशता का क्या मतलब होता है कि मतलब आज राजा निकले शिकार पर, उन राजा जी की हाइट कितनी? 5 फीट 4 इंच। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग उनसे लंबे हैं, तो उन्होंने क्या घोषणा की कि आज से हमारे राज्य में 5 फुट 4 इंच से लंबाई के ज़्यादा के लोग नहीं रहने चाहिए। अगले दिन क्या हुआ? बहुत सारे लोगों को गायब कर दिया गया उस राज्य से। आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ, लेकिन उत्तर कोरिया में वहाँ के शासक ने पारित किया था कि उसकी बेटी का जो नाम है वो पूरे देश में किसी की बेटी का नाम नहीं होना चाहिए। उसका जैसा हेयर कट है वैसा हेयर कट पूरे देश में किसी का नहीं होना चाहिए। आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन एक बार को सोचिए, आप उस देश में निवास कर रहे होते तो आपकी क्या हालत होती। इसको क्या कहा जाता है? निरंकुश तंत्र, जहाँ पर कोई भी नियम कानून नहीं होता है, एक आदमी की मर्जी चलती है, कुछ ग्रुप का शासन होता है वहाँ पर। जैसे अगर आप पाकिस्तान अपने पड़ोसी में बात करें तो वहाँ पर किसका शासन है? सेना का शासन होता है वहाँ पर। मुख्य रूप से वही शासन करते, दिखावटी के लिए चुनाव होते हैं, लोकतंत्र फलाना ढिकाना, संविधान तो 10 बार वहाँ पर जलाया जा चुका है, फाड़ के फेंका जा चुका है। तो वहाँ पर क्या है? तो ये क्या कहलाते हैं? ये निरंकुश तंत्र एक तरह से कहलाता है। लेकिन जहाँ पर भी संविधान का शासन होता है वहाँ पर क्या होता है? संविधान में लिखा है कि देश में किसी की भी लंबाई कितनी भी हो उसको रहना चाहिए, या नहीं लिखा है? क्या लिखा है? समानता की बात। मतलब प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति राज्यपाल छोड़ के, प्रधानमंत्री से लेकर और मेरे गांव का एक छोटा सा हलवाई तक, उन सब के बीच रूल ऑफ लॉ को पालन करना अनिवार्य है। रूल ऑफ लॉ का मतलब
अगर चोरी करेगा तो उसको भी दंड मिलेगा, उसको भी दंड मिलेगा। कम से कम आइडियल सिचुएशन तो ऐसा ही कहता है। हालांकि आप लोगों को पता ही होगा, थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ता ही है। समानता की बात करता है संविधान। जब आप क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 8 की पढ़ेंगे, तो उसमें ये सब टॉपिक आपको बेसिक चीज़ें मिलती जाएंगी। अब एक और शासन का तंत्र होता है जिसको क्या कहा जाता है बंधुओं? धर्म आधारित शासन का तंत्र। ये अपने यहाँ कब होता था? जैसे जब पृथ्वी, उससे पहले जाएंगे, दिल्ली सल्तनत से पहले जाएंगे तो बहुत सारे राजपूत शासक थे जो काम करते थे, वहाँ पर भी धर्म आधारित शासन तंत्र था। लेकिन ये धर्माधारित शोषित राजतंत्र नहीं था। भारत में भी जो मुग़ल आए हैं या भारत में भी जो दिल्ली सल्तनत का काल रहा है, निसंदेह इसमें तलवार के बल पर धर्मांतरण कराए गए हैं, लेकिन फिर भी इसको धर्म आधारित तंत्र कहा जाता है क्योंकि राजा का धर्म होता था, शरिया लॉ भी चलता था, लेकिन वैसा निरंकुश नहीं था जैसा बाकी दुनिया के हिस्सों में होता रहा है। जैसे धर्म आधारित तंत्र आज आपको कहाँ पर मिलेगा? आपके ही बगल के देश, अपने ही बगल के देश में अफ़गानिस्तान में आपको मिल जाएगा धर्म आधारित तंत्र। वहाँ पर महिलाओं को स्कूल कॉलेज जाने से रोक दिया गया है शरिया के नाम पर। जो सऊदी अरब है वहाँ पर भी शरिया लॉ चलता है, गर्दन काटे जाते हैं आज भी सज़ा के नाम पर। ये सब क्या है? जैसे इटली में जब आप जाएंगे तो एक छोटा सा है जिसको क्या कहा जाता है, तो जिसको वेटिकन सिटी कहा जाता है, वो क्या है? वो पूरी वहाँ पर चर्च का शासन चलता है। किसका शासन चलता है? तो चर्च का शासन चलता है वेटिकन सिटी में। दुनिया का सबसे छोटा देश में से एक है वेटिकन। तो ये सब क्या है? धर्म आधारित तंत्र होता है जिसमें धार्मिक पुस्तकों के आधार पर क्या किया जाता है? तय किया जाता है कि शासन की पद्धति क्या होगी। अब हम लोग आते हैं कि संविधान का शासन क्या होता है। गौर से सुनते चलिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करके मुझे ये ज़रूर आभास दिलाइएगा कि हाँ आपका लेक्चर सही था या गलत था। कुछ फीडबैक देना हो तो भी आप दे सकते हैं। संविधान का शासन। कोई भी बुक जब लिखी जाती है रूल की, जैसे संविधान जब लिखा गया, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसमें जो नियम कानून बनाए गए हैं वो क्यों बनाया गया? बिल्कुल, आज जब लेक्चर ख़त्म होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छा ये था संविधान, आज तक तुम्हें पता ही नहीं था। क्यों लिखा गया है नियम और कानून, उसमें क्यों लिखा हुआ है मुझे बताइए। और उसमें क्यों नहीं है कि कोई आदमी बोल देगा तो ये चीज़ हो जाएगा। क्या है कि जब कोई चीज़ लिखित होता है ना, डिफाइन होता है ना, तो उसमें क्या होता है? विवाद का जगह नहीं रह पाता है। जैसे संविधान में लिख दिया गया कि अपने यहाँ समानता है, समानता को भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है, उस सब पर हम आएंगे। लेकिन क्या होता है समानता का मतलब? कि यहाँ के निवास करने वाले, इस देश में निवास करने वाले सभी लोग जो हैं ये समान हैं। समान का मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव सरकारी स्तर पर नहीं किया जाएगा, सामाजिक स्तर पर नहीं किया जाएगा। संविधान जब कोई चीज़ लिख दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा? अपने यहाँ जो शासन जो भी करेगा उसके पास शक्तियाँ क्या होंगी? सीमित होंगी। सीमित होंगी का मतलब क्या होता है? जो संविधान में लिखा हुआ है उसी हिसाब से आप शासन करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोदी जी का मन हुआ कि चलो भाई आज से मेरा जो मन करता है मैं वही करूँगा। ऐसा चीज़ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि जो इस प्रधानमंत्री का पद है उसकी शक्तियाँ निम्न प्रकार की होंगी। यानी कि अगर संविधान में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री को ये 10 शक्तियाँ दी गई हैं तो 10 ही शक्ति उनके पास एक्चुअल में होगी, उसके अलावा उनके पास शक्तियाँ नहीं होंगी। यानी कि संविधान के शासन का क्या मतलब होता है? आज से जो भी पूछे तो क्या बोलना है? बहुत सवाल यूपीएससी में पूछा गया है। संविधान के शासन का क्या मतलब होता है? सीमित शासन। संविधान के शासन का मतलब क्या होता है? सीमित शासन। शक्तियाँ जो बंधी हुई होंगी, शक्तियाँ अपरंपार नहीं होगा। जितना क्या बोलते हैं अनलिमिटेड पावर किसी के भी हाथ में नहीं होगा संविधान के शासन में। चलो एक चीज़ अब बताता हूँ, शासन के कौन कौन से अंग होते हैं अगर आप लोगों को बेसिक पता होगा तो। एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, और एक कौन होती है? न्यायपालिका, जिसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यही कहा जाता है। यही तीन मूल स्वरूप से शासन का अंग होते हैं।
विधायिका निरंकुश नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर विधायिका ने कोई ऐसा कानून पारित किया जो कि क्या कर रही है, कानून संविधान का उल्लंघन कर रही है, न्यायपालिका क्या करेगी, इस कानून को अवैध घोषित कर देगी। ये न्यायपालिका को ये शक्ति किसने दिया? तो ये शक्ति संविधान ने दिया है न्यायपालिका को। विधायिका को कानून बनाने की शक्ति किसने दिया? तो संविधान ने दिया है विधायिका को कानून बनाने की शक्ति। कार्यपालिका क्या करती है? कानून को लागू करने का काम करती है। इसको लागू करने का शक्ति किसने दिया? तो अपने संविधान ने दिया है शक्ति। यानी कि पूरे शासन तंत्र को शक्ति कहाँ से मिल रही है? संविधान से मिल रही है। अभी एक चीज़ मैं बोलूँगा तो आप लोग चौंक जाओगे। संविधान को शक्ति कहाँ से मिल रही है? संविधान को शक्ति कहाँ से मिल रही है बंधुओं? भारत के लोगों से। क्यों? क्योंकि संविधान के जो पहला लेटर लिखा हुआ है, जिसमें उद्देश्य क्या लिखा हुआ है, उसका पहला लेटर क्या है? हम भारत के लोग। आज समझ में आया हम भारत के लोग का मतलब? हम भारत के लोग का मतलब, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, पूरा आपको याद होगा उद्देश्य का, तो क्या है? हम भारत के लोगों ने संविधान सभा को चुना। हम भारत के लोगों ने संविधान सभा को चुना। संविधान सभा को ये बोला कि हमारे लिए तुम संविधान लिखो। हमने बोला कि संविधान लिखो, उसमें हमारे लिए तुम कानून बनाओ। हमारे लिए कानून बनाओ जो किसके ऊपर लागू होगा? हमारे ऊपर लागू होगा। यानी कि हमारे ऊपर जो कानून लागू हो रहा है संविधान के द्वारा, वो किसने बनाया है? तो हमने खुद से बनाया है। क्लियर हो गया होगा आज बहुत सारा कुछ। अब जैसे आप किसी को वोट देते हैं, वोट देने का मतलब क्या होता है? आपने जो सांसद को वोट दिया है या विधायक को वोट दिया है, एक सांसद की जो संसद सदस्य जो होते हैं, उनका ओहदा पता है किसके बराबर होता है? सेक्रेटरी के बराबर होता है, सचिव के बराबर उनका ओहदा होता है। किसी विभाग के सचिव के बराबर का उनका ओहदा होता है। ये संसद सदस्य को जो आपने वोट दिया है, इसको आपने क्या दिया है? एक्चुअली में आप पर शासन करने का अधिकार दिया है आपने, कि हाँ तुम जाओ संसद बन के और तुम मुझ पर शासन करो। वोट देने का मतलब आज आपको पता चला होगा। आप जो मुखिया को वोट करते हो तो मुखिया को क्या दे रहे हो? आप अधिकार दे रहे हो कि तुम मेरे गांव पर शासन करो। आप जो विधायक को वोट देते हो उसका मतलब क्या होता है? कि तुम मेरे राज्य के इस विधायिका क्षेत्र पर तुम शासन करोगे। इस क्षेत्र के तुम कलेक्टर से भी बड़े हो, इस क्षेत्र के तुम एसपी से भी बड़े हो, तुम हमारे जनप्रतिनिधि हो, तुम्हें हमने अधिकार दिया है हम पर शासन करने का अधिकार। क्लियर हुआ आज वोट देने का क्या मतलब होता है? मेरे भाइयों बहनों, लेक्चर पसंद आ रहा होगा मित्रों तो लाइक ज़रूर करना। और एक चीज़ मैं समझा देता हूँ आपको, उसके बाद भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण पर आ जाऊँगा, फिर मैं लेक्चर आज ख़त्म कर दूँगा। जैसे संविधान सभा का निर्माण मैंने बोला था कैबिनेट प्लान के हिसाब से हुआ था। किसके हिसाब से हुआ था? कैबिनेट जो मिशन आया था उसके हिसाब से संविधान सभा का निर्माण, जिसमें क्या हुआ था? भारत देश से, भारत के प्रांतों से, कुछ फैक्ट भी बता देना चाहिए, भारत के प्रांतों से जो अप्रत्यक्ष तरीके से चुने हुए लोग थे, उनको कहाँ पर भेजा गया था? 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि गए थे। उसके अलावा भारत के रियासतों, इससे भी लोगों को शामिल किया गया था। कहाँ पर? संविधान सभा में। अपने संविधान सभा में जब ये लोग शामिल हुए तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ, बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद क्या निकल कर आया कि हाँ भाई संविधान का ये चीज़ हमें ये रूप अपनाना चाहिए। हमने दुनिया के सारे देश के संविधान छान मारे। वो सब आपको पढ़ना है। कहाँ पर जाकर पढ़ना है? लक्ष्मीकांत में जाकर आप स्रोत पढ़िए, संविधान का उद्देशिका को पढ़िए, आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू होगी जैसे जैसे लेक्चर्स आएंगे। इससे क्या स्थापित हुआ? इससे हमारा भारी डिस्कशन के बाद एक किताब निकल कर आई जो संविधान था, जिसको 1950 ईस्वी के 26 जनवरी से लागू किया गया था। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक बहुत सारी चीज़ें।
अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। क्या है ये? दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। बाहर जो कवारी वाला कवारी बेच रहा है और मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब भी क्यों पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि अपने देश में संवैधानिक शासन है। अगर निरंकुश राजतंत्र होता, मैं शक्तिशाली होता, पैसे वाला होता, तो मैं उसको जाके मार के भगा के आता कि अभी मत हल्ला करो क्योंकि यहाँ पर मेरा लेक्चर चल। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में कौन है? कानून का शासन है। उसका भी अपना काम है काम करना, मेरा भी अपना काम है काम करना। लाइव एग्जाम्पल से समझा दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के 11 सत्र आयोजित किए गए थे। 11 सत्र आयोजित किए गए थे। 165 बैठकें चली थी। फैक्ट बता रहा हूँ कुछ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1946 के प्रांतीय चुनाव 1946 में प्रांतों में चुनाव हुआ था। प्रांतों के चुनाव के आधार पर किया गया था। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासत दोनों के सदस्य शामिल थे। इसमें कौन कौन शामिल थे? ब्रिटिश प्रांत। अपने भारत को 2 भागों में बांटो भाई, उस समय के हिसाब से। अपना ये छोटा सा ये भारत है, बड़ा सा भारत है। इसमें कुछ कुछ ऐसे जगह थे जैसे कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत। इन सब जगहों पर क्या था? अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था। जैसे दरभंगा की रियासत, छोटी सी रियासत थी, वहाँ के महाराज भी शामिल थे संविधान सभा में गुरु। उसके बाद से जैसे पटियाला की रियासत हो गए, और भी जगह के रियासत क्या थे? रियासत के लोग भी शामिल थे। ये सब मिलके क्या बना रहे थे? संविधान सभा बना रहे थे। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासत दोनों के सदस्य शामिल थे। लीग के अलग होने के बाद जब पाकिस्तान का विभाजन स्पष्ट हो गया, यानी कि मुस्लिम लीग जब अलग हो गई, अंतरिम सरकार मुस्लिम लीग के भी कुछ सदस्य शामिल थे। जैसे लियाकत अली जी के बारे में पूछा जा चुका है, जो वित्त मंत्री रहे हैं। पिछली बार बीपीएससी एग्जाम में 67वीं में आपसे पूछा गया था। लीग के अलग होने के बाद क्या हुआ? संविधान सभा की एक मुश्किल मैं बता रहा हूँ। संविधान सभा में क्या मुश्किल हो गया? उसके बाद संविधान सभा में कांग्रेस के 80% लोग शामिल थे। 80% से ज़्यादा ही लोग कांग्रेसी थे। बाकी 20% लोग कहाँ से थे? तो गैर कांग्रेसी पृष्ठभूमि से थे। तो अब संविधान सभा की आलोचना की जाती है। संविधान सभा की क्या आलोचना की जाती है कि संविधान सभा, ये क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा भाई। संविधान सभा दरअसल कांग्रेस की सभा थी। स्पष्ट कीजिए। संविधान सभा दरअसल में कांग्रेस की सभा थी। स्पष्ट कीजिए। ये आपसे यूपीएससी ने भी पूछा है, बीपीएससी भी पूछ सकती है आने वाले समय में, सारे पीसीएस में किसी में भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या बोलोगे? आप क्या इसका समर्थन करोगे? क्या समर्थन करोगे? तो अपना आंसर भी कटवाओगे, नाक भी कटवाओगे। तो आपको क्या करना है? आपको बोलना है कि बिल्कुल गलत बोल रहे हो आप। उस समय की कांग्रेस और आज के कांग्रेस में अंतर है। उस समय का कांग्रेस एक कांग्रेस नहीं थी, बल्कि एक यूनियन था। यूनियन में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसी कांग्रेस में दक्षिणपंथी लोग भी शामिल थे, वामपंथ के लोग भी शामिल थे, समाजवादी लोग भी शामिल थे, और क्या बोलते हैं, उदारवाद भी शामिल था, जाति आधारित नेता भी शामिल थे। सारे लोग किस में शामिल थे? सब कांग्रेस के ही अंदर शामिल थे। जो आपको मिलेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस के हिस्सा रहे हैं, और जो जयप्रकाश नारायण है समाजवादी नेता, वो भी कांग्रेस के हिस्सा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस जो है वो उस समय एक विचारधारा आधारित पार्टी नहीं थी। विचारधारा उनकी क्या थी उस समय? उस समय थी विचारधारा इनका देश का निर्माण, भारत की आज़ादी, भारत के लोगों की भलाई। इसलिए कांग्रेस की जब सभा जिसको बोली जाती है उसको हम क्या कह के खंडन करेंगे? बोलेंगे कि नहीं, कांग्रेस में उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेता भी थे, और कांग्रेस में उस समय जयप्रकाश नारायण जैसे नेता भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता भी थे, और जवाहरलाल नेहरू जैसे उदारवादी नेता भी थे जो समाजवाद की तरफ रुख रखते थे। और हम क्या बोलेंगे कि इस तरह से ये सिद्ध होता है कि उस समय की संविधान सभा जो थी वो दरअसल भारत की जनता का नेतृत्व कर रही थी, भारत की सभी विचारधाराओं का नेतृत्व कर रही थी, न कि किसी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का नेतृत्व कर रही थी। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर को भी शामिल किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर को शामिल किया गया था, गांधी जी की सलाह पर इनको शामिल किया गया था। आपको पता होना चाहिए, गांधी जी की सलाह पर डॉक्टर अंबेडकर को शामिल किया गया था। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी का वैचारिक विवाद अपनी चरम पर रहता था, लेकिन कभी दोनों एक दूसरे का सम्मान जरूर करते थे, हमेशा बंधुओं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज आपको क्या सब पढ़ना है? आज आपको क्या सब पढ़ना है पहले मैं वो बता देता हूँ। NCERT
क्लास 8 के पहले के 3 चैप्टर पढ़िए और NCERT पॉलिटी क्लास 8 और 12th की हिस्ट्री 12th हिस्ट्री मॉडर्न, इसका आखिरी चैप्टर है, अंतिम चैप्टर कौन सा है? संविधान का निर्माण। 12th हिस्ट्री आखिरी चैप्टर संविधान का निर्माण, न्यू NCERT, उसको जाके पढ़िए, दोनों को पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यानी कि संविधान के बारे में आज मैंने सब कुछ बता दिया है। संविधान का मुख्य लक्षण क्या होता है उस पर आते हैं। उससे पहले संविधान के बारे में छोटी सी बात बता देता हूँ कि संविधान दरअसल में करती क्या है, उसके बाद से अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा। ज़्यादा लंबा लेक्चर भी नहीं होना चाहिए। संविधान क्या करती है? संविधान देश में शासन व्यवस्था को सीमित करती है, सीमित शासन प्रणाली को लागू करती है, जिससे क्या हो, सीमित शासन लागू होने से क्या होता है, लोगों के अधिकार जो होते हैं वो सुरक्षित रहता है। कोई किसी की मर्जी कैसे भी बाल कटाए घूमे, किसी की मर्जी कैसे भी घूमे, किसी की मर्जी किसी से विवाह करे, किसी की मर्जी कहीं भी जाए, किसी की मर्जी कुछ भी सरकार की आलोचना के लिए बोले, हथियार से लेकर नहीं, मतलब आलोचना सही शब्दों में करे। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब अधिकार होते हैं गुरु। वैवाहिक अधिकार से लेकर प्राइवेसी तक के जातिगत आधारित चीज़ों पर भी रोक लगाने के लिए, बंधुआ मजदूरी संबंधी रोक लगाने के, ये सब क्या है? ये सारे आपके अधिकार होते थे। अधिकार कहाँ से आता है? जब शासन सीमित होता है तो ही आपको अधिकार मिलते हैं। जब शासन असीमित हो जाता है तो आपके सारे अधिकारों का उल्लंघन शुरू हो जाता है। संविधान यानी कि क्या करती है? निरंकुशता को रोकती है, निरंकुशता को रोक देती है कि कोई भी चीज़ निरंकुश नहीं होगा। ना तो न्यायपालिका निरंकुश होगी, ना कार्यपालिका निरंकुश होगी, ना तो विधायिका निरंकुश होगी। और किसको रोकती है? सरकार के बहुमत की निरंकुशता को रोकती है। बहुमत की निरंकुशता का मतलब क्या होता है? मान लो जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 300 से भी ज़्यादा सीट हैं। एक समय में तो राजीव गांधी जी को 410 सीटें मिला था जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी। अब राजीव गांधी जी की मर्जी की आज से मैं क्या करूं ना, प्रधानमंत्री पद को वंशानुगत बना दूं, या ये बोलूं कि जिन जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं किया है, 410 आ गया तो इधर 545 में से निकाल दो, बाकी कितने कम लोग बचे। तो वो क्या बोलेंगे? जिन जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं किया उन सबको आज देश से निकाल के हम पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज देते हैं। तो क्या बोलेगा संविधान? कि औकात में रहो, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने शासन को सीमित रखो, तुमको जिसने वोट दिया है या तुमको जिसने वोट नहीं दिया है तुम उनमें विभेद नहीं करोगे, विभेद करोगे तो हम तुम्हारे शासन को खारिज करने की भी शक्ति रखते हैं। अगले चुनाव में तुम्हें लोग वोट नहीं करेंगे, न्यायपालिका तुम्हारे बनाए हुए कानून पर रोक लगा देगी। राजीव गांधी जी क्या बोलेंगे? ठीक है, 410 वोट मिले हैं, 410 सीट मिला है, इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब बनता है कि बहुमत का शासन निरंकुश नहीं होना चाहिए। कितना भी आपके पास सीट हो, आप कल्याणकारी चीज़ें बनाएंगे ही, भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तानाशाही नहीं कर सकते हैं। संविधान और क्या करता है? संविधान आपको आपके ही विनाशकारी सोच से बचाता है। अब ये मैंने क्या लिख दिया भाई? आपकी रक्षा भी करता है विनाशकारी सोच से। मान लो जैसे बिहार में नीतीश कुमार हैं, कल को मैं किसी के, चलो नीतीश कुमार के एग्जाम्पल है, मान लो कोई ABCD की सरकार बनी भारत में, केंद्र सरकार में, बिल्कुल भ्रष्ट सरकार आई, जहाँ तहाँ सारे सीट बेच दिए, जो मर्जी वो किया, किसी को भी उठा के मार दिया, किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया, सारी जनता त्रस्त हो गई, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सड़क पर सरेआम लूट मची पड़ी है। तो लोग क्या बोलेंगे? ऐसी सरकार से अच्छा है कि सेना को भारत की सत्ता सौंप दें। बड़े खुश होंगे, बहुत सारे लोग अभी भी खुश हो रहे होंगे मेरी बातें सुनकर, सेना को सत्ता सौंप दें। लेकिन ये क्या है? सेना को जो आप सत्ता सौंपोगे, हो सकता है महीने भर के लिए बहुत अच्छा लगे आपको कि वाह क्या शासन कर रही है, लोग, देश में डिसिप्लिन कायम हो गया। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि आपको क्या हो रहा है? नुकसान क्या पहुंचाएगा कि आपके अधिकार जो हैं वो छीनते चले जाएंगे। सेना के लोग तो कहीं भी फिर गोली मारना शुरू कर देंगे। तो आपको क्या लगेगा? आज भ्रष्टाचारी को गोली मारी गई है बिना किसी को कुछ बताए हुए, बिना कोई कानून, बिना कोई कोर्ट लगाए हुए, तो हो सकता है अगली बार बेकसूर लोगों को भी गोली मार दी जाए। इसीलिए अफस्पा जैसी चीज़ें जो होती है ये क्या करती हैं? ये अधिकारों को सीमित करती है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये ही है जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में लागू होती है। तो ये अफस्पा क्या करती है? अधिकारों को सीमित करती है। यानी संविधान क्या कर रहा है? आपके ही विनाशकारी सोच से आपको रोक रहा है। वो आपको क्या बोलेगा कि नहीं, सेना को सत्ता नहीं सौंपनी चाहिए, लोक नेताओं को ही सौंपनी चाहिए। बस नेता को आप अच्छे तरीके से चुनिए तो वही आपके शासन को ढंग से चलाएंगे। अब आज का आखिरी टॉपिक पर हम लोग आ गए, उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। अगले पर हम लोग मूल अधिकार की बात करेंगे और राज्यों के पुनर्गठन की बात करेंगे। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या हैं?
ये पूछा जाता है आपसे, भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण क्या है। सबसे पहला क्या लिखेंगे आप, इसको हम लोग बांट के अगले में पढ़ेंगे, धर्मनिरपेक्षता। उसके बाद से क्या लिखेंगे, मौलिक अधिकार। सबसे ज़्यादा मौलिक अधिकार दुनिया में अपने ही देश में लिखित रूप में दिए गए हैं, मौलिक अधिकार। उसके बाद से क्या है, शक्तियों को बांटा गया है। शक्तियों को बांटा गया है मतलब राज्य सरकार भी कानून बनाती है, केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, और जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें राज्य और केंद्र में भी बांटा गया है। और क्या है, जो न्यायपालिका है इसको हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे, न्यायपालिका है। और इधर कौन हो गए, इधर हो गया आपका लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी। इन दोनों के बीच में स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन किया गया है, एक दूसरे काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये भी भारतीय संविधान की एक खासियत होती है। दूसरा क्या अपनाया गया अपने देश में, संसदीय न्याय प्रणाली को, संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। संसदीय प्रणाली का क्या मतलब होता है बंधुओं, यानी कि अपने देश में संसद का जो, संसद में जिस दल की वो होगी, जो भी अपने यहाँ शासक होंगे, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, शासक जो भी होंगे वो संसद के भाग होंगे या राज्य विधायिका के भाग होंगे। कोई भी मंत्री जो है वो तब तक मंत्री रह सकता है जब तक वो संसद का भाग है, या मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर उनको सदस्यता लेनी अनिवार्य होती है। जबकि अमेरिका में क्या चलता है, अमेरिका में कौन सी प्रणाली चलती है, अपने यहाँ कौन सा चलता है, अपने यहाँ ये चलता है भारत में संसदीय प्रणाली। अमेरिका में कौन सी चलती है, उसको कहा जाता है अध्यक्षीय प्रणाली। वहाँ जो प्रेसिडेंट बनते हैं उनको अनलिमिटेड पावर दिया जाता है, और जो प्रेसिडेंट के अलग अलग मंत्री बनाए जाते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं होता कि अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य हों। ये चीज़ क्लियर हो गया। जबकि अपने यहाँ क्या होता है, कोई भी मंत्री बनेगा तो संसद का या विधायिका का या विधानसभा का सदस्य होना जरूरी होता है उनको। और क्या है अपने संविधान का एक और मुख्य लक्षण, संघवाद। ओके, संघवाद भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। संघवाद है, संसदीय प्रणाली है, शक्तियों का बंटवारा है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, धर्मनिरपेक्षता है, डीपीएसपी भी जो नीति निषेधक तत्व हैं, ये भी अपने संविधान का एक अलग लक्षण है। तो बहुत सारा कुछ आज हमने पढ़ा, मैंने बहुत सारा कुछ बताने की कोशिश की। आज आपको जाकर क्या सब पढ़ना है, लक्ष्मीकांत से पढ़ना है संविधान के स्रोत, संविधान का निर्माण, संविधान सभा की जिसमें बात की गई है, संविधान निर्माण। और क्या पढ़ना है आपको, 8 की एनसीईआरटी के पॉलिटी के एनसीईआरटी को पहले के 3-4 चैप्टरों को पढ़ना है। 12th के हिस्ट्री के जो एनसीईआरटी है उसका अंतिम चैप्टर पढ़ना है, संविधान सभा का या संविधान का निर्माण। इनको पढ़िए आप। स्पून फीडिंग नहीं होना चाहिए कॉन्सेप्ट में आपको आज भी, और भी ऐसे ही लेक्चर लेके आऊँगा आगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना बंधुओं, पता तो चले मुझे कैसा लिया है कैसा मैंने नहीं, और शेयर कर देना थोड़ा सा वीडियो को। थैंक यू सो मच आप सभी का।